Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में अब तक पढ़ चुके हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हम मूव कर चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ मसल्स। तो जिस भी बच्चे ने अगर मसल्स के टाइप्स नहीं पढ़े हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल नहीं पढ़ा है, वो प्लीज एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में से चेक करके आइए और फिर इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल, ऑल्सो कॉल्ड एज द मायोफिलामेंट। लेट्स स्टार्ट। चलिए, the structure of myofilament or myofibril. The structure of myofilament or myofibril. देखिए myofilament और myofibril consisted of two proteins. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। ये दो प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो दो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स मिलकर फिलामेंट बनाते हैं। एक्टिन जो है ये बनाता है थिन फिलामेंट और मायोसिन इज थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट फॉर्म्स आई बैंड एंड थिक फिलामेंट फॉर्म्स ए बैंड। थिन फिलामेंट क्या बनाता है? आई बैंड। और थिक फिलामेंट क्या बनाता है बच्चों? ए बैंड। आई बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज light band and A band is also called as dark band. I band is also called as light band and A band is also called as the dark band. Clear? तो प्रोटीन है, प्रोटीन प्रेजेंट होते फिलामेंट के फॉर्म में, फिलामेंट से बनते हैं बैंड्स, आई बैंड एंड ए बैंड। आई बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइट बैंड एंड ए बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डार्क बैंड। अब आई मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड विथ द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बैंड पर पूरी जगह पर एक जैसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। ए बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइसोट्रोपिक बैंड with different refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बैंड में हर जगह पर अलग अलग होगा, जबकि आई बैंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह पर सेम होगा। क्लियर? इसीलिए इसको हमने क्या बोला है? आई बैंड और ए बैंड। तो आई बैंड में हर जगह पर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ए बैंड में हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं आई बैंड और ए बैंड। क्लियर हुआ बच्चों इतना? यस। अब नेक्स्ट देखिए, इन मायोफिलामेंट बोथ एक्टिन एंड प्रोटीन, मायोफिलामेंट में दोनों एक्टिन और मायोसिन जो है ये अरेंज होते हैं पैरेलली, are arranged parallelly to each other. एक दूसरे के कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलली टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगे। ठीक? एंड दीज टू प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर।
रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट longitudinal to the axis of मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट की एक्सिस के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडिनल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, और मायोफिलामेंट की एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे होंगे, ये लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। देखते हैं हम इसे अरेंज करके किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बन पाएगा इसमें। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहां पर बना रहे हैं डार्क बैंड। क्या बना लिया ये अपन ने, डार्क बैंड। इसको नाम दे दिया हमने, क्या है, दिस इज द डार्क बैंड। ठीक, इसी तरीके का डार्क बैंड यहां नीचे भी बना देंगे हम। ये डार्क बैंड जो है कौन से प्रोटीन का बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन का। अब बच्चों एक्टिन और मायोसिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी, है ना। एक्टिन और मायोसिन दोनों किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर दी प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स हेल्प इन दी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो प्रोटीन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे उन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, ये अपन ने क्या बना लिया, यहां पर ये बना लिया हमने अभी डार्क बैंड, एक को हमने मार्क कर दिया, दिस इज द डार्क बैंड। अब बना ले हम लाइट बैंड। ठीक, लाइट बैंड जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये बना लिया हमने लाइट बैंड, ये हो गया हमारा दूसरा लाइट बैंड, ये हो गया तीसरा लाइट बैंड, और ये हो गया चौथा लाइट बैंड। क्लियर है, लाइट बैंड। अगेन बच्चों डायग्राम अच्छे से बनाना है ना, अच्छे से क्यों बनाएंगे हम, ताकि हमें याद अच्छे से हो। आप जो भी चीजें अपने हाथों से करते हो वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने बना लिए यहां पर, दीज आर अवर लाइट बैंड्स। ठीक, अब एक और पैनल बना लेते हैं हम इसी चीज का, है ना। ये हमने बना लिया यहां पर से एक और डार्क बैंड, यहां पर इस डार्क बैंड को हम क्या नाम दे देंगे, ए बैंड। डार्क बैंड के तो दो दो नाम है ना, एक डार्क बैंड और दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं, ए बैंड। तो यहां अपन ने क्या बोल दिया कि इसी डार्क बैंड का एक दूसरा नाम और है विच इज कॉल्ड एज दी ए बैंड। यस, ये बन गया हमारा सेकंड वाला ए बैंड। और ये हो गया थर्ड ए बैंड। ठीक, ये हमारे सारे ए बैंड विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी आई बैंड। ठीक है, हाँ, अब ए बैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी थिक फिलामेंट और डार्क बैंड। यस, ये हमारा पूरा एक माइक्रोफिलामेंट मायोफिलामेंट बन गया। ठीक है, दिस इज दी वन मायोफिलामेंट और वन मायोफाइब्रिल। ये बना लिया अपन ने मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। अब देखिए यहां आई बैंड जो है, इस आई बैंड को बीच में से बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज दी जेड लाइन।
सेम आई बैंड को बीच में से बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है, इसे भी अपन क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी जेड लाइन। ठीक है, तो इसे हमने कह दिया दिस इज दी जेड लाइन। ठीक, मार्क कर ले अब हम बैंड्स को। इस वाले बैंड को अपन क्या बोलेंगे, देखो इतना पोर्शन, दिस इज दी आई बैंड, ये इसको अपन ने क्या बोला, आई बैंड। ठीक है, यहां पर भी मैं बता देती हूं, ये जो पोर्शन है हमारा, ये आई बैंड। एनसीईआरटी बच्चों इतने ही पोर्शन को आई बैंड लिख रही है, मतलब आई बैंड जो है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, द पोर्शन ऑफ लाइट बैंड which overlaps the A band। लाइट बैंड का वो पोर्शन जो ए बैंड को ओवरलैप कर रहा है, लाइट बैंड का वो पोर्शन जो ए बैंड को ओवरलैप कर रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, आई बैंड। क्योंकि एनसीईआरटी इसी के बारे में मेंशन करती है इन दी सार्कोमियर, बताऊंगी मैं अभी, होल्ड कीजिएगा आप लोग। तो इतने बैंड को अपन ने क्या बोल दिया, दिस इज कॉल्ड एज दी आई बैंड। ठीक है, अब आई बैंड जो है वो हमने बोल दिया, और इस पूरे बैंड को अपन क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट बैंड को आप बोल दोगे दिस इज कॉल्ड एज दी लाइट बैंड। तो लाइट बैंड मार्क हो गया, डार्क बैंड मार्क हो गया, आई बैंड हो गया और ए बैंड हो गया। क्लियर हो गया, और हमने बोल दिया जेड लाइन। क्लियर है। अब नेक्स्ट, द पोर्शन विच इज प्रेजेंट, द पोर्शन विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द आई बैंड, दिस पोर्शन इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द आई बैंड, है ना, वो वाला हिस्सा जो आई बैंड के द्वारा ओवरलैप नहीं है, उस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी एच जोन। क्या बोलोगे बच्चों इसे, एच जोन। ठीक है, तो एच जोन अपन लिख लेते हैं यहां पर। एच जोन क्या होगा, द पार्ट ऑफ ए बैंड विच इज not overlapped by I band। A बैंड का वो पोर्शन जो I बैंड के द्वारा ओवरलैप्ड नहीं है, उस पोर्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, H जोन। ठीक, अब जो H जोन है या जो A बैंड है, उस A बैंड के बीच में भी A बैंड को भी बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है। इस A बैंड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, इसका नाम क्या है, M लाइन। ए बैंड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज दी एम लाइन। ये हो गया हमारा पूरा एक मायोफिलामेंट और उस एक मायोफिलामेंट की लेबलिंग। क्लियर है बच्चों। ठीक, तो हमने यहां सारी चीजें देख ली। अब हम जेड लाइन क्या है और एम लाइन क्या है ये भी मार्क कर लेते हैं। जेड लाइन हमने बोला दिस इज दी थिन इलास्टिक लाइन which bisects the light band, जो क्या कर रही है, लाइट बैंड या थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट कर रही है। एक्चुअली में बाइसेक्ट क्यों करेगी, काटेगी थोड़ी वो बीच में से। यहां पर जो फिलामेंट है ना, वो फिलामेंट इस लाइन से फर्मली अटैच्ड है, मतलब एक्टिन प्रोटीन जो है वो इस लाइन से फर्मली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे एक्चुअली एक्टिन इज firmly attached with Z line। Z line से कौन अटैच है, एक्टिन जो है वो फर्मली अटैच है। अब हम देख लेते हैं एम लाइन क्या होती है। एम लाइन क्या होती है, दिस इज थिन मेम्ब्रेनस लाइन या थिन मेम्ब्रेन होती है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड, जो किसके बीच में प्रेजेंट है, ए बैंड के बीच में। तो यहाँ जो मायोसिन फिलामेंट होंगे, वो मायोसिन के जो प्रोटीन है वो एम लाइन से फर्मली अटैच्ड होंगे। ठीक है, जुड़े हुए होंगे एम लाइन से। क्लियर हुआ बच्चों इतना। ठीक, एच जोन हम इधर भी मार्क कर लेते हैं। द पोर्शन ऑफ द ए बैंड विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द आई बैंड, ए बैंड का वो हिस्सा जो आई बैंड के द्वारा ओवरलैप्ड नहीं है, उसको हमने बोल दिया एच जोन।
तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देख ली है अबाउट द मायोफिलामेंट। अब जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिस समय पर हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उस समय पर सार्कोमियर का डिस्टेंस जो है वो कम होता है। अब सार्कोमियर क्या होता है वो देखते हैं। देखिए बच्चों, सार्कोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन। ये एक जेड लाइन है और ये एक जेड लाइन है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द सार्कोमियर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया? सार्कोमियर। द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को अपन ने क्या कह दिया? दिस इज कॉल्ड एज द सार्कोमियर। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर। ये जो थिन फिलामेंट है ये इस तरीके से स्लाइड करेगा, ये थिन फिलामेंट इस तरीके से स्लाइड करेगा। तो जब ये थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर तो ये सार्कोमियर जो है वो कम हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइंस विल बी डिक्रीज्ड, क्योंकि ये जेड लाइन जो है वो पूरी ताकत से इन सारे फिलामेंट्स को खींच के लेकर आएगी। तो हम बोलेंगे थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर दी थिक फिलामेंट। तो जब ये थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा थिक फिलामेंट पर तो दोनों जेड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सार्कोमियर हमने बोल दिया द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन, एंड दिस सार्कोमियर, यही जो सार्कोमियर है, दिस इज द फंक्शनल, this is the functional unit of muscular contraction। ये क्या है? दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यही है जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। क्लियर? अब एक सार्कोमियर किसका बना हुआ है? देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का एक सार्कोमियर है। ठीक है, तो वन सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ, एक सार्कोमियर किसका बना हुआ है? आधी जेड लाइन है, ठीक है, एक ए बैंड, सॉरी आधा आई बैंड है, एक पूरा ए बैंड है और आधा आई बैंड है। तो क्या हम ये हाफ आई बैंड और हाफ आई बैंड को ऐड करके वन आई बैंड लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें वन सार्कोमियर में है ही आधा आई बैंड और इधर वाला आधा आई बैंड। ठीक है, तो हम यहां पर देखें, वन सार्कोमियर consisted of half I band plus one A band plus half I band। ठीक है, आधा I band होगा ये एक सार्कोमियर में, इसको अपन बोल देंगे दिस इज द हाफ I band एंड दिस इज वन A band एंड दिस इज हाफ आई बैंड। ठीक, तो दोनों तरफ का आधा आधा आई बैंड और बीच वाला एक ए बैंड, ये तीनों चीजें मिलकर एक सार्कोमियर बनाती हैं। क्लियर हो गया इतना बच्चों? ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अवर मायोफिलामेंट। अब इस मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है। हमने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए एक बेस बना लिया है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होने वाला है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइंस विल डिक्रीज, दोनों जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी और दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या कहते हैं उसे? सार्कोमियर। तो मतलब लेंथ ऑफ सार्कोमियर इज गोइंग टू डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज आई बैंड विल स्लाइड ओवर द ए बैंड, thin filament will slide over the thick filament। क्लियर है? तो इस वजह से सार्कोमियर की जो लेंथ है वो सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब हम यहां पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। चलिए अब हम यहां थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख लें कि एनसीईआरटी मसल्स और सार्कोमियर के बारे में क्या कहती है। देखिए, मसल्स, you have studied in the chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowths of the cell membrane. Flagellar movement helps in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of the sponges। ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। And also in the locomotion of protozoans like euglena, euglena जैसे प्रोटोजोन्स के लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, मसल इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू
यहां से मार्क करेंगे अपन, मसल इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्म से ओरिजिन होते हैं। About 40-50% of the body weight of the human adult is contributed by the muscles. Muscles जो है वो हमारी बॉडी का 40-50% वेट बनाती हैं। They have the special properties like excitability first property, contractibility second property हो गई, extensibility third property हो गई, और elasticity is the fourth property। ठीक, muscles have been classified using the different criteria, namely location, appearance and nature of regulation of their activities। मसल्स को हम 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। Based on their location, 3 types of muscles are there, skeletal, visceral and cardiac। लोकेशन के बेसिस पर 3 टाइप की मसल्स है, स्केलेटल जो बोन्स के साथ जुड़ी हुई होगी, फिर स्मूथ या विसरल जो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगी, और कार्डियक जो हार्ट में प्रेजेंट होगी। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बोन्स के साथ में क्लोजली एसोसिएटेड है। They have a stripped appearance under the microscope and hence called as the striated muscles। माइक्रोस्कोप में जब हम उसे देखते हैं तो हमें उसमें धारियां दिखाई देती, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, तो धारियां दिखती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल। As their activities are under the voluntary control of nervous system, उनकी जो एक्टिविटीज है वो नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में है, therefore they are also known as the voluntary muscles too। इन्हें क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल्स। They are primarily involved in the locomotory actions and the changes of body posture। इनका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करना और बॉडी पोस्चर के चेंज में हेल्प करना। जैसे अगर हम बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे, खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, बैठे हैं तो लेट जाएंगे, तो इन्हें कहा जाता है बॉडी पोस्चर। तो इन स्केलेटल मसल्स के 2 फंक्शन है, एक तो लोकोमोशन में हेल्प करना और दूसरा बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करना। नेक्स्ट, visceral muscles are located in the inner walls of the hollow visceral organs of the body like alimentary canal, reproductive tract, etc। ठीक, तो विसरल मसल्स इनर वॉल्स, हॉलो ऑर्गन्स के इनर वॉल्स में हमको मिलेगी, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। they do not exhibit any striations and are called as the smooth muscles। इनमें कोई striations, कोई धारियां नहीं होती है, स्मूथ दिखाई देती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्मूथ मसल्स। Hence they are called as smooth muscles, non-striated muscles। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्मूथ और non-striated muscles। Their activities are not under the voluntary control of the nervous system। इनकी जो एक्टिविटीज है वो नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, मतलब नर्वस सिस्टम उन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं करता, हम उनका फंक्शन हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं करवा सकते। Therefore they are known as involuntary muscle on the basis of nature of their regulation। ठीक, तो लोकेशन के हिसाब से विसरल, फिर दिखाई देने के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से स्मूथ बोल दिया हमने इसे, और नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से क्या बोल देंगे उसको हम, इनवॉलेंट्री मसल्स। They assist, for example, in the transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract। और ये हमें हेल्प करती है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे ईसोफेगस में होने वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टालसिस कौन करवा रहा है, स्मूथ मसल्स करवा रही है। गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, स्मूथ मसल्स हेल्प करती हैं। क्लियर, तो जो फंक्शंस हमारी बॉडी में हम हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सारे फंक्शंस इनवॉलेंट्री होंगे, एंड दैट इनवॉलेंट्री फंक्शंस विल बी अचीव्ड बाय इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है बच्चों। थर्ड टाइप की मसल हम देखें इसमें, कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स होंगी तीसरी वाली इसमें, कार्डियक मसल्स। मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट मसल्स। Many cardiac cells assemble in branching pattern to form a cardiac muscle। Important feature है cardiac muscles show branching pattern। cardiac muscles में branching pattern show होता है, जबकि जो हमारी दूसरी मसल्स होती हैं उनमें branching pattern नहीं होता। अपीयरेंस के बेसिस पर कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होती है और ये नेचर के हिसाब से इनवॉलेंट्री होती है। कैसी होती है, इनवॉलेंट्री। As the nervous system does not control their activities directly। नर्वस सिस्टम इनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, नर्वस सिस्टम इनकी एक्टिविटी को
मॉडरेट कर सकता है। क्या कर सकता है नर्वस सिस्टम? इनकी एक्टिविटीज को मॉडरेट। बट रेगुलेशन कौन करवाता है? रेगुलेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसए नोड। नर्वस सिस्टम क्या करवा सकता है? मॉडरेट करवा सकता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखें, लेट अस एग्जामिन द स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles. हमारी बॉडी में जो एक ऑर्गेनाइज्ड मसल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल बंडल्स का दूसरा नाम क्या है? फेसिकल्स। देखिए बच्चों, तो यहां दिखाए जा रहे हैं मसल बंडल्स, ये रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये बहुत सारे हो गए मसल बंडल्स। मसल बंडल्स को क्या नाम दिया है? मसल बंडल्स आर कॉल्ड एज फेसिकल्स, ठीक है। Now, held together by common collagenous connective tissue, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये जो मसल बंडल्स है वो आपस में कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं। कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू इससे जुड़े हुए हैं। कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू ध्यान रखना है ना। और वो जो कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसका नाम क्या है? फेसिया। क्या नाम है उसका? फेसिया। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। अब देखिए जरा यहां पर हर एक मसल बंडल में हमें क्या दिखाई दे रहा है? मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर। हर एक मसल बंडल में क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? मसल फाइबर, ठीक है। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सार्कोलेमा। हर एक मसल फाइबर किससे लाइंड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसका नाम क्या है? सार्कोलेमा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनवाया था कल मैंने आपको, है ना। ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का एक स्ट्रक्चर बनवाया था। उसमें मैंने बताया था कि मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे क्या कहेंगे बच्चों? दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोलेमा। क्या कहेंगे उसे? सार्कोलेमा। तो हर एक मसल फाइबर जो है दैट इज एनक्लोज्ड बाय या सराउंडेड बाय द सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्मा। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सार्कोप्लाज्मा। मसल फाइबर इज सिंसाइशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। मसल फाइबर कैसी होती है? सिंसाइशियल। सिंसाइशियल मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसके सार्कोप्लाज्म में काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और ऑल द न्यूक्लियस आर शेयरिंग द कॉमन साइटोप्लाज्म। The endoplasmic reticulum, that is the sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of calcium ion. Another important question, है ना। Endoplasmic reticulum क्या काम कर रहा है? Endoplasmic reticulum is the storehouse of the calcium ion, which could also be called as the sarcoplasmic reticulum. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called as myofilament. myofilament कैसे है? parallelly arranged है पूरे मसल फाइबर में, है ना। पूरे मसल फाइबर की अगर आप बात करोगे तो मायोफिलामेंट भी पैरेलली अरेंज है। मायोफिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन्स है वो भी एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है ना। तो पूरा एक मसल फाइबर है। मसल फाइबर तो इलोंगेटेड होता है। मान लो अगर हम ऐसा बनाते हैं, इलोंगेटेड है ये, तो वन मायोफिलामेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे मायोफिलामेंट कैसे? पैरेलली अरेंज है। मायोफिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन है वो भी कैसे? पैरेलली अरेंज है, ठीक है। यस, कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल। ईच मायोफाइब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। हर एक मायोफाइब्रिल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड जो है वो हर एक मायोफाइब्रिल के ऊपर प्रेजेंट होगा। A detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of the two important proteins. हमने जब myofibril की डिटेल्ड स्टडी की तब हमें पता चला यहाँ पर कि उस myofibril में दो प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो दो प्रोटीन्स है एक्टिन एंड मायोसिन। लाइट बैंड में एक्टिन प्रेजेंट होगा जिसे हम आई बैंड भी नाम देंगे। डार्क बैंड में जिसे हम ए बैंड नाम देते हैं वहां पर प्रेजेंट होगा मायोसिन। डार्क बैंड में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? मायोसिन प्रेजेंट होगा, है ना। नाउ बोथ द प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दोनों प्रोटीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर के जैसे अरेंज होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। तो प्रोटीन तो पैरेलल है एक दूसरे के,
एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलॉन्ग एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगे, ठीक है। नाउ एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू दैट ऑफ मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन मायोसिन से पतले होंगे, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटो, मोटा, ठीक है। तो मायोसिन कैसा होगा, मोटा फिलामेंट है, मोटा फिलामेंट मतलब थिक है। एक्टिन कैसा होगा, पतला है, पतला मतलब थिन है। तो एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटा, एम और थिक, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो उसका ऑपोजिट है एक्टिन, वो कैसा हो जाएगा, पतला, यानी कि थिन फिलामेंट हो जाएगा। hence are called as thin and thick filament. Clear है, respectively. In the center of I band, I band के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इलास्टिक फाइबर, called as the Z line, which bisected, जो उसे बाइसेक्ट कर देती है। The thin filament are firmly attached to the Z line. बाइसेक्ट करने के लिए थोड़ी, काटने के लिए थोड़ी है वो उसको, जो thin filament है वो Z line से firmly, tightly attached है। The thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called as M line. अब A band के जो filaments हैं वो M line से firmly attach होंगे। The A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibril. जैसा हमने डायग्राम में देखा था, A और I band जो है वो कैसे है, ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। जैसे हमने यहां देखा ए और आई बैंड ऑल्टरनेटिवली, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, कैसे अरेंज है, ये सारे ऑल्टरनेटिवली अरेंज है, ठीक है। तो ए और आई बैंड जो है, दीज आर अरेंज ऑल्टरनेटिवली along the length of the myofibril. The portion of the myofibril between the successive Z lines, दो सक्सेसिव Z lines के बीच में जो myofibril का पोर्शन है, that is called as the functional unit of the muscular contraction. मसल की functional unit नहीं, muscular contraction की functional unit क्या है, sarcomere. In the resting state, the edges of thin filament on either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament leaving the central part of the thick filament. देखो क्या बोला गया है, जब मसल हमारी रेस्टिंग स्टेज में होती है तब जो थिन फिलामेंट है एदर साइड का, मतलब दोनों साइड का जो थिन फिलामेंट है वो ए बैंड को पार्शियली ओवरलैप कर रहा है बाय लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, और सेंट्रल पार्ट को छोड़ देगा। मतलब जैसे हमने यहां पर देखा कि ये वाली जो मसल है फॉर एग्जांपल अभी हमारी रेस्टिंग स्टेज में, तो रेस्टिंग स्टेज में दोनों तरफ का जो आई बैंड है उसने ए बैंड को पार्शियली ओवरलैप करके रखा हुआ है बाय लीविंग द सेंट्रल जोन, ठीक है, सेंट्रल जोन को छोड़ दिया, सेंट्रल जोन को ओवरलैप नहीं किया है ना। नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज द एच जोन, और जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एच जोन। क्लियर हो गया इतना बच्चों, है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं हम इसका कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू, है ना, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है हमारा। इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो ये वाली जो लाइन है ये हमें दिख जाएगी जेड लाइन। कौन सी लाइन है ये, जेड लाइन। जो लाइट कलर का दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइट बैंड हो जाएगा, आधा लाइट बैंड हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधा लाइट बैंड हो गया। अब जो ये डार्क कलर का दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डार्क बैंड, ये हो जाएगा हमारा डार्क बैंड। क्लियर है, तो ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, डार्क बैंड। बीच में जो लाइन है ये कौन सी लाइन हो जाएगी, एम लाइन हो जाएगी, और जोन कौन सा हो जाएगा, एच जोन हो जाएगा। ये हो गई हमारी कौन सी, जेड लाइन। ये हो गया आई बैंड, ये भी हो गया आई बैंड। क्लियर है, ठीक। अब एक और डायग्राम दिया हुआ है, इसे भी देख लें, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। देखिए जरा यहाँ पर, यस, तो ये हमने कह दिया ये हो जाएगा हमारा ए बैंड पूरा, यहां से लेकर यहां तक का बच्चों, ये क्या है पूरा, ये पूरा है हमारा ए बैंड। दिख नहीं रहा है इसमें अच्छे से, यस, येलो कलर ले लेते हैं ना। तो ये जो पूरा बैंड है हमारा, ये पूरा बैंड कौन सा हो जाएगा हमारा, ए बैंड। दिस विल बी दी ए बैंड। ये बैंड कौन सा, देखो ये यहां से लेकर यहां तक का ए बैंड हो गया। नॉट ओवरलैप्ड ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, एच जोन हो गया। ये कौन सा हो जाएगा, एच जोन। और बाकी का देखेंगे ध्यान से, आई बैंड, आई बैंड।
है ना, ये वाला पोर्शन कौन सा है, आई बैंड। क्लियर है, ठीक। चलिए, तो ये हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। किसका स्ट्रक्चर कंप्लीट किया हमने, मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया है। अब आगे हम देखेंगे यहां पर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। टिल देन, गुड लक।